हेलो दोस्तों, ग्रेस एजुमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाला है क्लोज टेस्ट। क्या होता है ये क्लोज टेस्ट? इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लोज टेस्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग इन क्लोज टेस्ट। बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि क्लोज टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और मैं आज आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं कि किस तरीके से क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए और ये कितने मार्क के लिए आता है। अगर आपका 30 मार्क का इंग्लिश का पेपर है प्रीलिम का, तो आपको 8 से 9 मार्क के लिए आपको क्लोज टेस्ट देखने को मिलता है। और ये हर एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे कि आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, आरबीआई ग्रेड बी हो, या भी अभी आने वाले आरबीआई असिस्टेंट में भी आपको ये क्लोज टेस्ट का जो पैराग्राफ है वो देखने को मिलेगा। क्या होता है ये क्लोज टेस्ट? आपको जो है इस तरीके से पैराग्राफ दिया जाता है और इस पैराग्राफ में कुछ जगहों पे ब्लैंक्स होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैंक है, ए बी सी डी ऐसे ब्लैंक देते हैं और आपको पूछते हैं कि इस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बैठेगा। ओके, अभी अगर आप देखोगे तो क्लोज टेस्ट उसका ही अच्छा हो सकता है जिसका वोकैबुलरी अच्छा हो। लेकिन अभी वोकैबुलरी का ऐसा है कि आप दोस्तों कितना वोकैबुलरी प्रिपेयर कर करके भी कितना प्रिपेयर करोगे, ऐसा एकाध तो वोकैब तो आपसे रह ही जाएगा जो आपको नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूं, एक टेक्निक बताने वाला हूं, एक ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए और अच्छे मार्क्स हासिल करने चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट में होता क्या है कि एक पैराग्राफ होता है। वेन एवर यू रीड द पैराग्राफ, डोंट रीड द वर्ड, रीड द आइडिया। बहुत सारे बच्चे वर्ड्स के चक्कर में पैराग्राफ आगे पढ़ना ही उनको क्या लगता है, बोरिंग लगने लगता है या फिर समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वहां पे गिव अप कर देते हैं। बट दोस्तों, जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हो या फिर कोई सेंटेंस पढ़ते हो तो रीड द आइडिया। उस पैराग्राफ में आइडिया क्या है वो आप कोशिश करो कि उसको फाइंड आउट करने की। पैराग्राफ 3 प्रकार का हो सकता है। ओके, अगर मैं उसके प्रकार बांटू तो 3 प्रकार का पैराग्राफ होता है। एक होता है पॉजिटिव पैराग्राफ, नेगेटिव और न्यूट्रल। और टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, टूरिस्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस, कुछ भी हो सकता है। कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए जरा देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है कि आप इसको पैराग्राफ को पढ़ना चालू करो। ठीक है, अब वहां पे कौन सा ऑप्शन आएगा वो आप बाद में सोचो, लेकिन सबसे पहले पैराग्राफ का जो क्रक्स है, आइडिया है, मेन आइडिया, वो समझने की कोशिश करो। मैं पढ़ता हूं, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए। राजन इज अ सेल्समैन। राजन क्या है? एक सेल्समैन है। ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर। वो डोर टू डोर यहां से वहां गया। ठीक है, क्या करने गया? डैश वैक्यूम क्लीनर। और वैक्यूम क्लीनर को क्या करने गया होगा? जाहिर सी बात है, अब देखो मेरे पास ऑप्शन है, वैक्यूम क्लीनर को क्या करने गया होगा? देखो सेल्समैन है तो सेल ही करने गया होगा, परचेस तो करेगा नहीं, क्योंकि नाम से ही है सेल्समैन। सेल्समैन परचेस क्यों करेगा? इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका एलिमिनेट होगा। फिर से यहाँ पे परचेसिंग थोड़ा सा रिपीट हो गया, जो गलत है, 2 बार आपका आ गया। गिफ्टिंग, गिफ्टिंग तो नहीं आएगा। क्यों गिफ्टिंग नहीं आएगा? क्योंकि सेल्समैन अगर वैक्यूम क्लीनर गिफ्ट करने लगा तो कंपनी को तो ताला लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सेलिंग। वो आपका जो सेल्समैन है, आपका वैक्यूम क्लीनर क्या करने गया है? सेलिंग करने गया है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? सेलिंग आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? सेलिंग आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग। सेलिंग करने गया है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम टिक करेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। राजन इज अ सेल्समैन, ही गोस फ्रॉम डोर टू डोर, मतलब डोर टू डोर वो गया वैक्यूम क्लीनर को सेल करने के लिए। ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ वर्क, काम के पहले ही दिन हुआ क्यों? ही डिसाइडेड टू सेल हिज गुड्स बाय नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द प्राइवेट हाउसिंग एस्टेट। उसने क्या किया? नॉक किया। पहले दिन काम का उसने डिसाइड किया कि वो अपना जो है वो जो वैक्यूम क्लीनर है वो कैसे सेल करेगा। ही डिसाइडेड टू सेल हिज गुड्स बाय नॉकिंग ऑन द डोर। दरवाजे को खटखटाएगा और उसको डोर टू डोर वो सेल करेगा। ओके, माय फर्स्ट डैश, मेरा पहला क्या हो सकता है? मेरा पहला क्या हो सकता है? उसका पहला क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरर। देखो वो सेल्समैन है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, इसलिए ये तो ऑप्शन रिडंडेंट है। सप्लायर भी नहीं है क्योंकि वो सेल्समैन है। पैराग्राफ का नीड क्या है? पहला ही वाक्य था वो सेल्समैन है। अब देखो यहाँ पे कंज्यूमर और कस्टमर, ये 2 चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि माय फर्स्ट डैश। तो देखो मेरा फर्स्ट क्या हो सकता है? कंज्यूमर या कस्टमर। कंज्यूमर वो होता है जो बार बार उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है ना। और कस्टमर वो होता है, कस्टमर भी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, लेकिन पहली बार जब हम ढूंढते तो वो कस्टमर होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे माय फर्स्ट डैश, क्या है वो डैश? देखते हैं। He thought as he pressed the doorbell of the first house, तो उसने वो सोचा
कि ये शायद मेरा पहला कस्टमर बनेगा। क्या बनेगा? वो मेरा कस्टमर है ना। इसलिए हम किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्योंकि ये क्या बनेगा? उसका पहला कस्टमर बनेगा। हमेशा याद रखिए, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का जो मेथड है वो यूज करना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, अब आगे पढ़ते हैं। उसको लगा कि ये शायद मेरा पहला कस्टमर बनेगा। अ मिडल एज वुमन विद द कर्लर इन हर हेयर ओपन द डोर। ओके, तो एक मिडल एज की एक महिला ने, जिसका जो बाल था वो कर्ली था, उसने दरवाजा ओपन किया। राजन बिगेन टू एक्सप्लेन, राजन ने एक्सप्लेन करना चालू किया। हु ही वाज, वो क्या था, एंड द डैश ही वाज सेलिंग, और वो क्या सेल कर रहा है। अभी देखो, हमने बिना देखे ही समझ में आ रहा है कि क्या सेल किया होगा उसने। प्रोड्यूस तो नहीं आएगा, ये आपका वर्ब है। इंग्रेडिएंट, वो आपका इंग्रेडिएंट भी नहीं आएगा, मटेरियल भी नहीं आएगा, प्रोडक्ट आ सकता है ना। प्रोडक्ट आएगा क्योंकि वो वैक्यूम क्लीनर क्या है, एक इंग्रेडिएंट नहीं है ना। वो क्या है? प्रोड्यूस भी नहीं है, वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट, प्रोड्यूस तो आपका वर्ब में चला जाएगा। प्रोडक्ट एक नाउन है, वहां पे क्या चाहिए? वैक्यूम क्लीनर को वो क्या करता है? सेल कर रहा है, तो एक प्रोडक्ट है। वैक्यूम क्लीनर क्या है? एक प्रोडक्ट है, इसलिए वहां पे क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। ओके, द नेक्स्ट मिनट, अगले ही समय, अगले ही मिनट में द डोर वॉज डैश। अब जाहिर सी बात है, जब भी आपके घर पे कोई सेल्समैन आता है तो हम तुरंत उसका नहीं सुनते है ना। अभी आजकल तो आप देखोगे कोई भी सेल्समैन को कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है, उनको सबको पता है कि वो अपने फायदे के लिए आता है, वो कुछ ना कुछ तो सेल करने के लिए आता है ना, तो सबको पता है। तो अब यहाँ पे डोर क्या हुआ होगा? द डोर वाज, देखो डोर ओपन हुआ है और फिर डोर क्या हुआ होगा? बंद हुआ होगा, है ना। डोर ओपन के बाद डोर रिपेयर नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? बंद होगा, है कि नहीं। तो बंद के लिए कौन सा वर्ड हम यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारे पास स्लैम है, क्रैम्प्ड है, डैम्प्ड है और टैम्प्ड। यहाँ पे एक ही वर्ड ऐसा है हमारे पास जो क्या है? स्लैम। स्लैम मतलब क्या कर दिया? उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, है ना, स्लैम कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखियो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके मुंह पे क्या कर दिया? दरवाजा स्लैम कर दिया, स्लैम, है ना। दरवाजा उसके मुंह पे ही उसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। नॉट इंटरेस्टेड, जॉन हर्ड हर शाउट डैश द क्लोज डोर। तो जॉन ने दरवाजा बंद होने के बाद वो आवाज को सुना। कहां से सुना? देखो यहाँ पे कहां से सुना? बिहाइंड, बिफोर, असाइड या ऑन। दरवाजे के ऊपर ऑन आएगा क्या? नहीं आएगा। ओके, असाइड बाजू में से आएगा? नहीं। बिहाइंड आएगा, दरवाजे के पीछे से उसको आवाज आया कि भैया मैं नॉट इंटरेस्टेड हूं। ओके, बिहाइंड आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? बिहाइंड। ओके, यहाँ पे आएगा बिहाइंड, बिहाइंड। ओके, यहाँ पे क्या था हमारा पहला? ये बी वाला कौन सा लिया था हमने? बी वाला लिया था हमने कस्टमर। ओके, यहाँ पे क्या आया था? कस्टमर। आपको एग्जाम में लिखना नहीं है कस्टमर, और यहाँ पे क्या था आपका? प्रोडक्ट। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना चाहिए। ओके, आइए हम और एक क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। ओके, जैसे कि हम देखते हैं आगे आगे और एक क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस पैराग्राफ को देखते हैं कि इसको कैसे, इस क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना चाहिए। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? दिस ईयर द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ओके, इस साल जो हमारा डेमोक्रेसी है, इंडिया एंड द बिगेस्ट कंट्री बाय डैश। इंडिया और साथ साथ कौन है? बिगेस्ट कंट्री पता नहीं कौन है, आगे पढ़ लेते हैं। रशिया। देखो उन्होंने रशिया दे दिया, मतलब यहाँ पे दो दो कंट्री की बात हो रही है। तो यहाँ पे शायद ये पहला वाला जो आपने देखा था वो पैराग्राफ में अगर आप देखोगे तो वहां पे सेल्समैन था, प्रोडक्ट था, है ना, थोड़ा इकोनॉमिक पे ऊपर था। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर दिख रहा है थोड़ा सा। ओके, कि यहाँ पे बोला कि इस साल जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो सबसे बड़ा है, इंडिया एंड द बिगेस्ट कंट्री बाय डैश रशिया। रशिया किस चीज में सबसे बड़ा है? पॉपुलेशन में तो नहीं है, पॉपुलेशन में तो इंडिया आ गया, डेंसिटी में भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेंसिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उसका एरिया बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है। हाँ, डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, इकोनॉमी नहीं बोल सकते, एरिया ही बचता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के हिसाब से और इकोनॉमी के हिसाब से तो वो रिडेंडेंट ऑप्शन है पूरा का पूरा। इकोनॉमी में आपका रशिया पीछे है थोड़ा सा, बहुत सारे बाकी के कंट्रीज आगे उससे। और अगर आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज एरिया। एरिया यहाँ पे क्या आएगा? एरिया वाइज अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? देखो, दिस ईयर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया एंड द बिगेस्ट कंट्री बाय क्या? एरिया रशिया आर सेलिब्रेटिंग द 70th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन देम। ओके, तो रशिया ने 70th एनिवर्सरी उन्होंने सेलिब्रेट किया। डिप्लोमेटिक मतलब क्या? कि भैया हम बोल सकते हैं कि इंडिया का और रशिया का जो पॉलिटिकल रिलेशन है उसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखो क्या लिखा है? रशिया कंटिन्यू टू बी अमंग इंडियाज मेजर पॉलिटिको डिप्लोमेटिक एंड द डिफेंस पार्टनर नेशन।
रशिया हमारा बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स में हमारे साथ दोस्त है, डिफेंस पार्टनर है। फिर बोल रहे हैं कि वाइल इंडिया हैज डैश, इंडिया के पास अलग से क्या है, इंडिया के पास अलग से क्या है, इंक्ड है, कंसिडर्ड है, कंटेम्पलेटेड है, रिप्यूटेड है, रिवॉक्ड है। अब देखो इन सब के अर्थ देखिए, जैसे कि देख सकते हो इंक मतलब क्या होता है कि क्या बोल सकते हैं हम, जैसे कि इनके सारे के अर्थ देख सकते हैं। इंक मतलब होता है समझौता करना, कंसिडर मतलब विचार करना, कंटेम्पलेटेड मतलब मनन करना, रिफ्यूट मतलब मना करना, खंडन करना, रिवॉक भी मतलब मना करना, खंडन करना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, थोड़ा बहुत वर्ड आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं पता है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, क्योंकि इस आपके यूट्यूब चैनल में हम बहुत सारे वोकैबुलरी के बहुत सारे लेक्चर्स डालने वाले हैं, ताकि आपको वोकैबुलरी के सिर्फ लेक्चर देख के आपका वोकैबुलरी प्रिपेयर हो जाएगा। और मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, इंग्लिश ही प्रॉब्लम दे रहा है बच्चों को, बाकी कोई सब्जेक्ट प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्या दिया, व्हाइल इंडिया हैज डैश सेपरेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक्ट विद मोर देन 2 डजन कंट्रीज, द इंडियन एंड रशियन गवर्नमेंट इन डिसंबर 2010 डैश। तो इंडिया के क्या है अलग, बाकी के कंट्रीज के साथ क्या है, इंडिया के क्या हो सकता है। देखो हैज के बाद एकदम पहली बात वर्ब का तीसरा फॉर्म आना चाहिए, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म सभी जगह पे है, ग्रामर में हम समझेंगे। लेकिन इंडिया का सभी कंट्रीज के साथ क्या है, सोचना है, मनन करना है, रिफ्यूज करना है, नहीं नहीं नहीं, खंडन करना नहीं है, एक ही ऑप्शन है, बाकी सारे रिडंडेंट है। समझौता करना, इंक्ट करना, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आएगा आपका, इंक्ट आएगा। क्या आएगा, इंक्ट आएगा। मतलब इंडिया का क्या है, बाकी के सारे कंट्रीज मतलब मोर देन 2 डजन 24 से भी ज्यादा कंट्रीज के साथ इंडिया का क्या है, समझौता है, वगैरह वगैरह। इंडियन एंड द रशियन गवर्नमेंट्स इन December 2010 डैश देयर बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो 2010 में इंडियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट क्या करने वाले हैं अपने बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ, क्या करने वाले हैं, एलिवेट करने वाले हैं, कोल्ड करने वाले, रिफ्रेश करने वाले, नलीफाइड रद्द करने वाले। ये तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि रशिया का और इंडिया का बहुत ही अच्छा दोस्ती है। रिवाइव करने वाले, पुनर्जीवित करने वाले, मर गया था क्या तो पुनर्जीवित कर रहे हैं हम। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, जो मर जाता है उसको पुनर्जीवित किया जाता है। ओके, और उसके बाद आप देखो कॉल्ड, कॉल्ड तो नहीं आएगा, एक ही बचता है एलिवेट, मतलब ऊपर उठाना, मतलब क्या, उसको और आगे लेकर जाना। यहाँ पे देखिए एलिवेट कर सकते हैं हम, एलिवेटेड, एलिवेटेड है ना, एलिवेटेड, एलिवेट करना। द इंडियन एंड द रशियन गवर्नमेंट दिसंबर 2010, वो क्या कर रहे हैं, इन दिसंबर 2010 एलिवेट देयर बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उनका जो बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको वो ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, वो और अच्छा करना चाहते हैं ना। तो आगे देखिए क्या बोला है, टू व्हाट दे टर्म अ स्पेशल एंड द प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसको वो क्या कहते हैं, स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। द न्यू दिल्ली बेस्ड डैश, द न्यू दिल्ली बेस्ड क्या है, डैश फाउंडेशन फॉर द नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च which did a comparative assessment of India's strategic partnership meaning political, diplomatic, defense and the economic cooperation। यहां तक हमने पढ़ लिया। तो देखो न्यू दिल्ली बेस्ड क्या हो सकता है, ओके ऑप्शन से जरा हम देखते हैं न्यू दिल्ली बेस्ड क्या हो सकता है। एनजीओ, तो यहाँ पे एनजीओ की बात नहीं होगी, क्योंकि आप इंडिया और रशिया की बात हो रही है बेटा। ओके, एनजीओ नहीं आएगा। स्टार्टअप, यहाँ पे कोई स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर रहा कोई यहाँ पे। ओके, पर्सनल, अधिकारी, सिर्फ अधिकारी की बात नहीं हो सकती। थिंक टैंक बोल सकते हैं, थिंक टैंक, सोचने वाली संस्था है ना, संस्था के बारे में जब बात करते हैं तो थिंक टैंक बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ सकता है आपका, थिंक टैंक, क्या आएगा आपका, थिंक टैंक। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च विच डिड अ कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीनिंग क्या है उसका, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, डिफेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब पॉलिटिकल कॉपरेशन चाहिए, इकोनॉमिकली कॉपरेशन चाहिए, और आपका किसमें चाहिए, डिफेंस में भी आपका कॉपरेशन चाहिए। अगर आप देखोगे आगे दिखा क्या लिखा, ड्यूरिंग द 10th ईयर पीरियड प्रायर टू द नवंबर 2011 हैड सेड रशिया एंड द यूके, जर्मनी एंड जापान in that order. The November 2011 report had found that Russia had provided strong political and diplomatic support to India. 2011 के नवंबर के रिपोर्ट के माने तो रशिया जो है हमें पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट अच्छा है उसका। लेकिन आगे देखो क्या बोला है, एंड हेल्प इनोमसली इन बिल्डिंग इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी। मतलब इंडिया का जो डिफेंस कैपेसिटी जो है उसमें बिल्टअप करने के लिए रशिया ने बहुत अच्छा उनको क्या दिया है, सपोर्ट किया है, ये पैराग्राफ के हिसाब से। लेकिन अब देखो यहां से बदलने वाला क्या है, देखते हैं। लेकिन हाउएवर जब भी आता है मतलब क्या होता है, यहां से कुछ
कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। हाउएवर इट वार्न दैट, ये उनको वार्निंग दिया जाता है दैट द इकोनॉमिक कंटेंट ऑफ द इंडिया रशिया पार्टनरशिप इज एक्सट्रीमली वीक। मतलब इकोनॉमिकली इंडिया और रशिया के बीच में कोई ऐसा ट्रेड नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि वो वीक है, उनका जो रिलेशन है इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीक है, तो उसको क्या करना चाहिए आगे। एंड रिकमेंड दैट अर्जेंट एंड डैश, तो जाहिर सी बात है वो वहां पे सलाह दे रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, आपके रिलेशन इकोनॉमिकली सुधारने चाहिए, ताकि अर्जेंट क्या करना चाहिए आपको, स्टेप्स नीड, ऐसे स्टेप लेना चाहिए अर्जेंटली। वो कैसा स्टेप होना चाहिए आपका स्टेप कैसा होना चाहिए, अलग अलग स्टेप होना चाहिए, अलग अलग नहीं होगा, ओके। प्रिकैरियस होना चाहिए, विग्रस होना चाहिए, मतलब क्या उत्साही, तुरंत, अच्छा, ताकतवर स्टेप, ओके, ये हो सकता है। माइनस्कल मतलब छोटा स्टेप होना चाहिए, छोटा तो नहीं आएगा बेटा, ओके। एक्सिलरेटिंग उत्साही होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ओके, एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज विग्रस स्टेप, मतलब शक्तिशाली ऐसा कोई तो स्टेप लो ताकि इकोनॉमिकली इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो आपका क्या हो जाए, आपका अच्छा हो जाए, ओके। सो अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से आगे हम पढ़ेंगे, नीड टू बी टेकन टू इंप्रूव इकोनॉमिक रिलेशन इफ द इंडिया एंड रशिया पार्टनरशिप टू बी सस्टेन एंड द मेड। और आपका ये एक वर्ड देखा था जैसे कि प्रिकारियस क्यों नहीं आ सकता, इसका मतलब होता है खतरनाक, इसका अर्थ क्या होता है, खतरनाक। तो एक ही वर्ड बचता था आपका विग्रस, ओके, उसको आप ले सकते हो, जो आपका क्या है ताकतवर स्टेप आपको लेना चाहिए, प्रबल स्टेप, एक अच्छा स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, लेना चाहिए, ताकि इंडिया का और रशिया का जो रिलेशन है वो स्ट्रांग हो जाए। तो दोस्तों जब भी आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हो तो आपको उस पैराग्राफ में डूबना पड़ेगा बेटा, ओके, तभी जाके आप, मान लो आपने 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और आपने बरोबर उसको पढ़ा, आपको आइडिया समझा, पैराग्राफ पॉजिटिव है नेगेटिव ये है समझा, और फिर आपने थोड़ा बहुत आपको, अगर आपको रीडिंग का हैबिट है तो मैं बता रहा हूं 8 क्वेश्चन में से अगर आपने एजुकेशन गेस, अगर 8 के 8 एजुकेशन गेस भी किए तो भी आपके 6 क्वेश्चन तो सही आएंगे, 2 इधर उधर शायद गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो भी बराबर सॉल्व किया तो 8 में से 8 क्वेश्चन आपके सही आ जाएंगे और आपका एग्जाम का स्कोर जो है इंग्लिश का बहुत अच्छा आएगा। और मैंने नोटिस किया है जिसका इंग्लिश अच्छा है ना बेटा, उसका ही पेपर जल्दी से जल्दी क्रैक होता है, जल्दी वो एग्जाम पास होता है और वो गवर्नमेंट अधिकारी बनता है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनता है। और मेरी आपको एक ही एडवाइस है, अगर आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश बेटा अच्छा करो, इंग्लिश के लिए रीड करो अच्छा, वोकैबुलरी अच्छा करो। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर वोकैबुलरी आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज हमारे वीडियोस को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो आपके दोस्तों के साथ, लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आपको इंग्लिश प्रिपेयर करना है तो इंग्लिश बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है बेटा, बस इसको आपको वीडियो देख के ही आपका इंग्लिश प्रिपेयर नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा खुद से भी एफर्ट्स लेना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई नॉवेल पढ़ना चालू रखो, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़िए, तभी जाके आपका इंग्लिश अच्छा होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, अगले वीडियो के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड।